हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सर्किट्स के बारे में कि सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट्स कितने टाइप के होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, और हमने कुछ सर्किट के सिंबल्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वहाँ से जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ क्या चीज़ है, ओम्स लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा, नहीं तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपके दिमाग के ऊपर से भी जा सकता है। इस टॉपिक के अंदर आपको लिखने वाली चीज़ें कम हैं, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए इसके अंदर जो नोट्स हैं वो लिमिटेड नोट्स लाया हूँ मैं इस बार। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा खास कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा है मैंने, पर जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ओम्स लॉ को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो तो ये भैया, इन भैया का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था इनका? जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम जी थे साइंटिस्ट जिन्होंने ओम्स लॉ की डिस्कवरी करी थी। अब इन्होंने क्या कहा था ओम्स लॉ के अंदर, तो चलिए पढ़ते हैं अब हम। तो देखिए ओम्स लॉ में क्या लिखा है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if the temperature and dimension of the wire remain constant, then the current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference across the conductor। ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा खतरनाक अंग्रेजी लिख दी इन्होंने। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ द वायर इज रिमेन कॉन्स्टेंट। देखिए अगर हमने डायमेंशन बोले तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सारी चीज़ें, और टेम्परेचर, किसी भी वायर का टेम्परेचर और डायमेंशन, अगर हमने दोनों चीज़ें कांस्टेंट रख दी तो क्या होगा, जो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो इस वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? करंट के। यही बोल रहा है ओम्स लॉ। अगर हमने किसी वायर का टेम्परेचर और डायमेंशन कांस्टेंट रखी तो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। ठीक है जी, तो ये बोल रहा है मैं ओम्स लॉ। समझ आया यहाँ तक? तो अब देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि इसमें क्या मतलब है, अगर V बढ़ेगा, अगर V बढ़ता है तो I भी बढ़ेगा, अगर V घटता है तो I भी घटेगा। ये हमें बोल रहा है ओम्स लॉ। अगर, और ये सीन कब होगा, ये केस सिर्फ तब होगा जब हमने टेम्परेचर और डायमेंशन को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे या डायमेंशन का चेंज करने पे चेंजेस आ जाएंगे, तब वो जो है आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के नहीं रहेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये, जो V है, जब जब माफ करिए, जो टेम्परेचर है और जो डायमेंशन है, जब वो कांस्टेंट रहेंगे तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? I, यानी कि करंट के। ये बोल रहा है मैं ओम्स लॉ। अब यहां से जैसे ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, जैसे हमने यहां से जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा R, कांस्टेंट आ जाएगा R, और इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए क्या हुआ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के था, जैसे हमने से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा R, और इस R को हम बोल देते हैं, ये जो R है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। ओम्स लॉ समझ आया है? ओम्स लॉ समझ आया है? देखिए दोबारा समझिए ओम्स लॉ को। तो क्या कह रहा है कि अगर हमने किसी वायर का टेम्परेचर और डायमेंशन को कांस्टेंट रखा तो जो उसके अंदर करंट है, जो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, बहुत ईजी डेफिनेशन है इसकी, ईजी डेफिनेशन है इसकी, पर इसमें ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओम्स लॉ की इस डेफिनेशन के अंदर ही। बहुत ईजी डेफिनेशन है, दोबारा एक बार पढ़िए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, टेम्परेचर एंड डायमेंशन of the wire remain constant, then the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across the circuit। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है जी।
उसके बाद हमने देखा जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा R, इस R को हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक नया कांस्टेंट देखा है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये जो टॉपिक है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इसके आगे जितने भी टॉपिक है, रेजिस्टिविटी है या फिर आपके कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, और इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन के अंदर। तो अब आने वाली ये वाली वीडियो और इसके आने वाली जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो जो आपके आने वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देख करके आपके कुछ % तक के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो देखिए अब हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपकी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की, जो कि करंट को फ्लो करने से रोकती है। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझिए, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बैरियर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट। बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट होती है। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? अच्छा, रुकावट किस चीज में होगी रेजिस्टेंस? यानी कि जो बैरियर है वो वायर के अंदर किस चीज के लिए रुकावटें आएंगी? करंट को फ्लो कराने के लिए रुकावटें। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपकी वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, जो कि किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर करंट को फ्लो करने से रोके। करंट को फ्लो करने से रोके, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस बोल देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग वायर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब देखिए, हमने अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा? आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, देखिए माफ करिए, जो आई है आपका, आई यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं, पक्की बात, रेजिस्टेंस समझ आया है? ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उसमें आपको एक चीज बतानी है मुझे। यहाँ पे मैंने नोट का पॉइंट लिखा था, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द करंट गेट चेंज देन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए इसका मतलब क्या है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, ये मैं आपको चीज पहले ही बता सकता था, पर आपको ये बताऊंगा अब, क्योंकि जब आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है ना, आपने जब रेजिस्टेंस पढ़ लिया तो आपको थोड़ा सा इजी वे में समझ आ जाएगा। देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल्स टू आई आर। हम जानते हैं जो R है, R क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। R क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू की ना एक और खासियत होती है कि अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके आसपास जो भी वैल्यूज हैं उस फॉर्मूले में या उस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज हैं उसके चेंज करने पे कांस्टेंट वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। मतलब ये है, R एक कांस्टेंट है, अगर हम V को या I को चेंज करें, अगर हम V को या I को चेंज करें तो R के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। R के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आप V को चेंज कर दें या I को चेंज कर दें किसी भी वायर के से, आपके पास एक वायर था या आपके पास एक वायर है, उसके अंदर अगर आप V को चेंज करते रहें और I को चेंज करते रहें, उससे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा वो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि अगर हम किसी भी वायर के अंदर वोल्टेज या करंट को हम चेंज करते रहें तो उससे R के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी आप इतना समझिए। अब क्यों नहीं पड़ेगा वो आपको बताएंगे अभी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी। देखिए, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये अब पहली बार आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा आपको दिमाग हिला के रख सकती हैं आपके दिमाग को। ठीक है, पर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे आपको इजी वे में समझाने के लिए।
यहाँ तक आपको समझ आया है? ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा, ये भी आपको समझ आ गया। ये जो हमने नोट का पॉइंट लिखा है ये भी आपको समझ आ गया है। आगे समझ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? कि जो रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसके कारण अगर हम V या I की वैल्यू को चेंज करें तो कोई भी चेंज उस पर, कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा। उसको हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकती है। अच्छा, अब करंट को फ्लो करने से रोकेगी कैसे? रेजिस्टेंस किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? रेजिस्टेंस वर्क करता है फ्रिक्शन के ऊपर। किसके ऊपर वर्क करता है? फ्रिक्शन के ऊपर। अच्छा, फ्रिक्शन के ऊपर कैसे वर्क करेगा? फ्रिक्शन के ऊपर कैसे वर्क करेगा? देखिए, मेरे पास एक वायर है, मान लीजिए कॉपर का वायर ले लेता हूं मैं एक, ये मेरे पास एक कॉपर का वायर है। ठीक है जी, अब इस कॉपर के वायर के अंदर क्या होंगे? यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कॉपर के एटम होंगे। ये कॉपर के वायर के अंदर, ये लीजिए यहाँ पे कॉपर के एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। ये आपके कॉपर के एटम है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉपर के एटम है इतने सारे, तो अब यहाँ पे क्या जगह है? यहाँ पर जगह है कि आपके पास जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या वो इसके अंदर इजीली जा पाएंगे? क्या वो इजीली यहाँ से यहाँ निकल पाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो इजीली ए पॉइंट से बी पॉइंट पे निकल पाएंगे? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि अब यहाँ पे बात करें, अब ये देखिए मेरे पास दो एटम लेता हूं, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम मेरे पास ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से एक एटम को भेजूं तो क्या वो इजीली यहां से यहां निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि इस बीच में क्या हो जाएगा? इस बीच में इस जगह पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, इसके कारण ये इजीली यहां से यहां नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे एक तरीके से बैरियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक बैरियर। और इस बैरियर को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? एक ऐसा बैरियर जो कि करंट को फ्लो होने से रोके किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर। उस बैरियर को क्या बोल देते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो समझ आया रेजिस्टेंस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है फ्रिक्शन के ऊपर। अगर किसी वायर के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो करंट फ्लो होने से रुकेगा। अब बात करें, आपको ये एटम था, अब यहां पर हम थोड़ा सा बड़ा वायर लेते हैं। इस बार हमने इतना बड़ा वायर ले लिया कॉपर का। ऑब्वियसली बात है, देखिए इसमें भी कॉपर के एटम होंगे, पर यहाँ पे जो कॉपर के एटम है, वायर बड़ा है तो ऑब्वियसली बात, तो यहाँ पे जगह ज्यादा होगी। जगह ज्यादा है तो यहाँ पे जो अब एटम है वो यहाँ से यहाँ इजिली जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो जो करंट है वो इजीली यहाँ से यहाँ मूव कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है, समझ आया यहाँ तक? ओके जी। तो देखिए रेजिस्टेंस किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है फ्रिक्शन के ऊपर। ओके जी, रेजिस्टेंस क्या थी? एक प्रॉपर्टी थी जो कि करंट को रोकती है फ्लो करने से कंडक्टर वायर के अंदर। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, V इक्वल टू आई आर आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाल दी, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई करके। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। उसके बाद बात करें SI यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की। तो देखिए फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है जी, अब देखिए जो V है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या थी? वोल्ट। SI यूनिट क्या थी? वोल्ट। और करंट की SI यूनिट क्या थी? एम्पियर। क्या थी? एम्पियर। तो इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर एम्पियर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी? वोल्ट पर एम्पियर। ये जो वोल्ट पर एम्पियर है, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये बनाया किसने था? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ का जो इजाद था, जो डिस्कवरी थी, किसने करी थी? सर जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने करी थी? सर जॉर्ज साइमन ओम ने। इसीलिए वोल्ट पर एम्पियर को हमने किसके नाम से जाना? वोल्ट पर एम्पियर को हमने रख दिया ओम के नाम से। इसीलिए SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम। तो आप SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या यूज करेंगे? ओम यूज करेंगे। पर पेपर के अंदर आपको गुमराह करने के लिए दे सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर,
वोल्टेज, एम्पियर या नन ऑफ दीज। तो आप समझेंगे, आप सोचेंगे यार भाई हमें तो ओम पढ़ाया था, ओम तो इसमें है ही नहीं। पर आप भूल जाएंगे कि आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर होती है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, ठीक है जी। और वोल्ट पर एम्पियर को हम किस नाम से जानते हैं? ओम के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों इसकी एसआई यूनिट हो सकती हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे, पर हम जनरली यूज क्या करते हैं? ओम यूज करते हैं। ओम का सिंबल होता है कुछ ऐसा, ये चूहे के बिल जैसा, ठीक है। टॉम एंड जेरी में जेरी था ना, जेरी का बिल कुछ ऐसा ही होता है। तो ओम को हम इस जेरी के बिल के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत? ओके, बढ़े आगे। अब देखिए, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम, अब देखिए हमने एक नई एसआई यूनिट फाइंड करी है, ओम, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे यहाँ पे 1 ओम क्या होता है। तो अब देखिए, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। अब तक तो आपको समझ भी आ गई होगी कि हम 1 ओम या फिर 1 वोल्ट या 1 एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या था? 1, देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो और जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के इक्वल है। किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो उसका रेजिस्टेंस पैदा होगा उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं 1 ओम। देखिए, इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग having a potential difference of 1 volt, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm। वही चीज है, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के इक्वल है, तो उस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 1 ओम के इक्वल होगा। और 1 ओम का फॉर्मूला क्या होगा? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यहाँ पे आपका 1 वोल्ट, माफ करिए 1 ओम यहाँ पे समाप्त होता है। समझ आया आपको? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। देखिए जी, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये वाली। ये अगर आपने शुरुआत से लेकर आखिर तक देखी है यहाँ पे ये वीडियो, तो आपको समझ आएगा कि कितनी इजी वे में हमने ओम्स लॉ को यहाँ खत्म कर दिया है। ओम्स लॉ इतना कोई मुश्किल नहीं है, ओम्स लॉ, ठीक है। आप एक बार इस वीडियो को देखें दोबारा, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, और तब आपको गारंटी मैं कह रहा हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी और आप कभी ओम्स लॉ को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं 100% इसका जो कोई भी आपको जो सॉल्यूशन हो, आपका जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन मैं 100% अपने अगली वीडियो में लाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।